चैप्टर 6। उसकी लाइफ और किस्मत अब उसके हाथों में नहीं रही। ये सच में एक चमत्कार जैसा ही था कि उस कार क्रैश में सिर्फ उसकी याददाश्त गई थी, उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। उसके पापा के मरने से पहले उन्होंने शायद अपनी पत्नी के बुरे इरादों का एहसास कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपने पुराने दोस्त यानी कि नरेंद्र ओबेरॉय को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो तान्या की शादी अपने परिवार के बेटे यानी कि आदित्य से करवा दें। और इसलिए उनकी डेथ के बाद तान्या की शादी आदित्य ओबेरॉय से करवा दी गई। अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद फाइनली तान्या ने आदित्य को छोड़ने का फैसला किया और उससे डिवोर्स लेकर वो ओबेरॉय फैमिली से अलग हो गई। तान्या और आदित्य का डिवोर्स शहर के लिए एक गॉसिप टॉपिक बन चुका था, तो ये बात तो इम्पॉसिबल थी कि उसकी सौतेली माँ यानी कि बबीता को इस बारे में पता ना चला हो। हालांकि पिछले 3 सालों में उसने तान्या की कोई मदद नहीं की, बल्कि जब तान्या बेघर हो गई थी तो उसने खुद आगे बढ़कर बबीता से हेल्प मांगनी चाहिए, पर तब भी उसने साफ इनकार कर दिया। तान्या के एक्सीडेंट के पहले और बाद में उनके व्यवहार में अचानक इतना ज्यादा चेंज आने की वजह पता नहीं, कुछ समझ पाना मुश्किल ही था कि आखिर वजह क्या थी इनके बिहेवियर चेंज में। उन दोनों का तान्या का इस हालत में भी कोई लेना देना ना रखना ये बहुत अजीब बात थी, पर तान्या को पूरा यकीन था कि उसके एक्सीडेंट के पीछे और किसी का नहीं बल्कि माँ बेटी का ही हाथ था। इन सब बातों का एहसास होने के बाद उसको अपने पापा की अचानक डेथ पर भी शक होने लगा था। उसके पापा जनरली इतनी शराब नहीं पीते थे, तो अचानक वो शराब पीकर सीढ़ियों से कैसे गिर सकते थे। तान्या ने खुद से वादा किया था कि अब वो सच सबके सामने लाकर रहेगी और बबीता और आरती को सजा दिलवा कर ही रहेगी। जब वो पुलिस स्टेशन से निकली तो शाम हो चुकी थी। तान्या बिना हॉस्पिटल वापस आए सीधे अपने घर चली गई। आदित्य से डिवोर्स के बाद तान्या के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए अब वो अपने चाचा यानी कि राजेश आहूजा के साथ रहा करती थी। राजेश आहूजा तान्या के पापा के छोटे भाई थे और आहूजा फैमिली के एक होटल में काम किया करते थे। उनकी ईमानदारी और बिजनेस में कम क्वालिफाइड होने के कारण उन्हें अपने काम में इतनी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। उसके पापा की डेथ के बाद उसकी सौतेली माँ और बहन ने सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा ली थी और उसके चाचा और उनके बेटे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। इसलिए तान्या को उसके चाचा के परिवार की हालत बहुत अच्छे से पता थी। इनफैक्ट सच कहूं तो तान्या और उसके चाचा के परिवार की हालत अब बिल्कुल एक जैसी थी। हालांकि उसके चाचा ने तान्या को उसके पास रहने के लिए कहा और अपनी बेटी की तरह प्यार किया। उनके इस एहसान की वजह से तान्या उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। बहुत सारी गंदगी से घर भरा हुआ देखने के बाद तान्या को थोड़ा बहुत रहने लायक एक घर तो मिल ही चुका था। वो जगह भी किसी गंदी बस्ती से कम नहीं थी। हर तरफ गंदी सी स्मेल, चारों ओर कचरे का ढेर और गंदगी। तान्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी इस तरह के घर में रहना पड़ेगा। उसकी याददाश्त जाने से पहले उसकी लाइफ बहुत आसान थी और बहुत ऐशो आराम की थी। उसके पापा की प्रॉपर्टी ना होते हुए भी वो अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज के कारण अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर रही थी। कभी उसकी लाइफ बहुत अच्छी और सारे कंफर्ट से भरी हुई थी, ऐशो आराम और सब कुछ था उसके पास। और फिर अचानक उसकी किस्मत
ऐसी बदकिस्मती में बदल गई कि उसे रहने के लिए घर भी नसीब नहीं था। एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी और वो इस गंदी बस्ती में पहुंच चुकी थी। उसकी लाइफ एक फिल्म की तरह लगने लगी थी, जिसमें एक पल किस्मत उसके साथ थी और दूसरे ही पल किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी और इस वजह से उसके अंदर बहुत सारी कड़वाहट भर चुकी थी। हालांकि याददाश्त वापस आने के बाद वो अपना सब कुछ वापस लेना चाहती थी, सब कुछ वापस पाना चाहती थी जो उसने खो दिया था। उसे पूरा यकीन था कि वो अपने टैलेंट और अपनी मेहनत से जल्दी से इस गंदगी से बाहर निकल जाएगी और अपनी लाइफ, अपनी किस्मत वो अपने हाथों में रखेगी। तब वो अचानक एक पुराने से दरवाजे के सामने आकर रुकी और उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। एक कमजोर पतला सा लड़का आया। उसने दरवाजा खोला और उससे घबरा कर पूछा, दीदी दीदी क्या हुआ आपको? आपको इतनी चोट कैसे लगी? तभी तान्या ने उसे शांति से बताया, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था। तान्या अब भी बहुत कमजोर थी, पर उसके इरादे अब बुलंद थे। उसकी ये बात सुनकर राजेश दौड़ता हुआ बाहर आया और घबराते हुए उसने पूछा, तान्या तान्या तुम आ गई? एक्सीडेंट ज्यादा सीरियस तो नहीं था क्या? तुम हॉस्पिटल गई या नहीं? तुम्हें कहाँ चोट आई दिखाओ, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? वो ड्राइवर कौन था जिसने तुम्हें टक्कर मारी? एक साथ घबराहट के मारे उसके चाचा ने उससे कई सारे सवाल पूछ लिए। चाचा और उनका बेटा बहुत घबराए हुए थे तान्या की इस हालत को देखकर। भाई पूछता है, दीदी आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? आपको कुछ चाहिए? कुछ लाऊं आपके लिए मैं? अपने चाचा और अपने भाई को इस तरह देखकर तान्या के दिल को तसल्ली मिली कि कोई तो अपना है उसका, जो उसका ख्याल रखता है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के। कोई तो है तान्या का अपना। अपने चाचा और अपने भाई की उसके लिए इतनी चिंता देखकर और इतना प्यार देखकर तान्या का दिल भर आया। चैप्टर 7। मेरी याददाश्त वापस आ गई है। रूम की हल्की सी रोशनी में तान्या वीकनेस के कारण एकदम पीली सी लग रही थी। ये बहुत छोटा सा एक्सीडेंट था। डॉक्टर ने भी कहा कि कोई सीरियस बात नहीं है। मैं आराम करूंगी तो थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं भी ठीक हो जाऊंगी। तान्या ने धीरे से अपने चाचा और भाई से कहा। तान्या नहीं चाहती थी कि उसके चाचा, जो इतने परेशान हैं, उन्हें थोड़ी सी टेंशन और बढ़ जाए, इसलिए इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। चाचा, आपका शरीर अब भी बहुत कमजोर है, आप जाकर आराम क्यों नहीं करते? राजेश को किडनी प्रॉब्लम थी, साथ ही उसे काम भी करना पड़ता था। एक काम क्लीनर का था, इसकी वजह से उन्हें सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग शिफ्ट में काम पर जाना होता था। तभी राजेश ने घबराए हुए कहा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि तुम इतनी लेट तक घर वापस नहीं आती। देखो तुम्हारे साथ बुरा हो ही गया। तुम्हारा 6 साल पहले भी ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था, है ना? क्या वो काफी नहीं था? ऐसा लग रहा है कि भगवान आहूजा परिवार का दुख देने का सिलसिला अभी खत्म नहीं कर रहा। इनका सिलसिला अभी खत्म होने भी नहीं वाला। ये कहते हुए राजेश की आंखें भर आई। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था तान्या की इस हालत को देखकर। उन्हें याद था कि 6 साल पहले तान्या का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उस दिन के बाद से इनके परिवार की जिंदगी बदल गई।
ऐसी जिंदगी जिसके बारे में शायद आहूजा परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था। किसी के लिए भी राजेश की बातों पर बहस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सच में आहूजा परिवार के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तान्या के पापा की डेथ हो चुकी थी। एक कार एक्सीडेंट में तान्या की याददाश्त जा चुकी थी और यहां तक कि उसका डिवोर्स भी हो चुका था। जब उसकी किस्मत इतनी खराब चल रही थी तो उसी समय राजेश को एक किडनी की बीमारी भी हो चुकी थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से उसके पास बचे हुए जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। इलाज, दवाइयां, इतना खर्चा जो हो रहा था। राजेश का बेटा प्रखर, वो भी काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, काबिल था, देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके, एक ख्वाहिश थी। हालांकि अपनी फैमिली को इस बड़े खर्चे से बचाने के लिए प्रखर ने एक छोटे से कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया, जहां की फीस तो बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए इस डिसीजन से उसका फ्यूचर पर बहुत असर पड़ने वाला था। पर आखिर में प्रखर करता भी क्या, हालात जो इस तरह के थे। आज तान्या का दूसरी बार कार एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसके चाचा को भगवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो आहूजा परिवार के साथ इतना बुरा कर क्यों रहे हैं। हालांकि तान्या मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि इस कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ गई थी और उसे सब कुछ याद आ चुका था। तान्या ने कहा, चाचा मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचा, आप प्लीज परेशान मत हो। और आज के एक्सीडेंट का तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी याददाश्त वापस आ गई है। इसलिए अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी होगा ना, आप देखना, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे ही तान्या ने धीरे से अपने चाचा राजेश को ये बात बताई, राजेश और प्रखर ये बात सुनते ही चौंक गए। प्रखर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी पूछा, दीदी क्या आप सच बोल रहे हो? आपकी सच में याददाश्त वापस आ गई है क्या? तभी तान्या ने उसका सिर सहलाते हुए उससे कहा, मैं ऐसी बात पर मजाक क्यों करूंगी? मैं पहले अपनी फैमिली की कोई भी हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था, पर अब सब कुछ बदल चुका है, मुझे सब कुछ याद आ चुका है और तू देखना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रखर खुशी से चिल्लाता है, दीदी फाइनली आपकी याददाश्त आ गई है, सो हैप्पी दीदी, आपकी याददाश्त वापस आ गई है। उसने न जाने खुशी खुशी में इस सेंटेंस को कितनी बार दोहराया होगा। हालांकि प्रखर अब 20 साल का हो चुका था, पर तान्या के लिए वह हमेशा उसका बच्चे जैसा ही था। हालांकि उसे न जाने क्या याद आ गया कि उसकी स्माइल जैसे गायब ही हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजेश एक अलग ही तरह की जिंदगी को देखता था, इसीलिए वो तान्या के लिए बहुत खुश था। उसे इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था कि किन हालातों में तान्या की याददाश्त वापस आई होगी। ऐसा क्या हुआ जो तान्या की याददाश्त वापस आ गई हो, और याददाश्त वापस आने के बाद पिछले कुछ सालों में जो सारी बुरी यादें हैं वो किस तरह वो संभालेगी। आखिर बुरी यादों का कोटा कम तो ना था, पर प्रखर को सब समझ में आ रहा था। उसे डर लग रहा था कि याददाश्त जाने के बाद और आने से पहले तान्या के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसका खुद को संभाल पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। साफ साफ कहें तो तान्या के लिए ये सब कुछ
एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं था। हालांकि तान्या उन लोगों में से थी जो अपने पास्ट में ही खोए रहते, इसलिए उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। तान्या काफी थकी हुई थी। थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ बात करने के बाद तान्या अपने रूम में आराम करने चली गई। राजेश भी सोने के लिए चले गए। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही तान्या सोने लगी, उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। प्रखर था दरवाजे के उस पार। उसने पूछा, दीदी आप सो गए क्या? तभी अंदर से तान्या ने उसे आवाज देकर कहा, नहीं, मैं जाग रही हूं, आ जाओ, अंदर आओ। प्रखर रूम का दरवाजे को धक्का देकर अंदर आया। उसके हाथ में तान्या के लिए हल्दी वाला दूध का ग्लास था। दूध का ग्लास बेड के साइड में रखे हुए टेबल पर रखते हुए प्रखर ने कहा, दीदी मुझे ना चिंता हो रही थी कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए मैंने ये हल्दी वाला दूध तैयार किया है आपके लिए। आप इसे पी लो, आप देखना जल्दी से ठीक हो जाओगी। और हाँ, ध्यान से, बहुत गर्म है। तान्या अपने बेड के साइड पर खड़े हुए प्रखर को देखने लगी। उसे याद आया कि 6 साल पहले इस बच्चे की आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। आज 6 साल के बाद उसकी आंखों में वो चमक तो जा चुकी थी, पर शुक्र है उसका दिल आज भी उतना ही बड़ा था। प्रखर सही था। तान्या ने उस दिन सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने जल्दी से वो दूध का ग्लास उठाया और एक बार में पूरा पी लिया। प्रखर उसके बेड पर साइड में बैठा हुआ था। तान्या के चेहरे को न जाने क्यों वो ध्यान से देखता रहा। थोड़ी देर बाद फाइनली उसने तान्या से कुछ पूछा। सवाल था, दीदी आपको सच में सब कुछ याद आ गया? चैप्टर 8 अपनी फॉर्म में वापस आना। थोड़ी देर तक प्रखर के देखने के बाद तान्या ने सिर हिलाते हुए उससे हाँ में जवाब दिया। तभी प्रखर ने खुश होकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा है कि आपकी याददाश्त वापस आ गई। चलो अब हम अपने पास्ट की सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। दीदी, इस साल मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब सॉल्व कर दूंगा। आप अभी भी बहुत वीक हो, इसलिए आप घर पर रहकर ना बस आराम करना। आप सब कुछ बस मुझ पे छोड़ देना दीदी। मैं हम तीनों के लिए ना बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और देखना आप, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्रखर बहुत सारी उम्मीदों का दामन पकड़े अपने घर के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। वो एक जिम्मेदार लड़का बनना चाहता था। उसे तान्या की भी फिक्र थी। एक अच्छे भाई की तरह उसे अपनी बहन का ख्याल था। तान्या ने स्माइल करते हुए उसे जवाब दिया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर प्लीज मेरी टेंशन मत लो, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूं। तान्या को प्रखर की आंखों में उसके लिए बहुत सारी चिंता दिखाई दे रही थी। प्रखर ने कहा, दीदी आप भी एक इंसान हो, पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज आप पता नहीं कहां पहुंच गए होते। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता दीदी। अगर तान्या के बजाय किसी और के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो वो शायद पूरी तरह से बिखर कर टूट चुका होता। कोई भी निराश हो जाता अगर किसी के साथ इतना बुरा हुआ होता।
अगर किसी ने इतना ब्राइट फ्यूचर किसी से छीन लिया होता। हालांकि तान्या आहूजा कोई आम लड़की नहीं थी। उसे विश्वास था उसकी एबिलिटीज और उसकी चीजों पर, उसके लर्निंग्स पर। उसे किसी सर्टिफिकेट में डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसे विश्वास था कि वो इस डिवोर्स को झेल सकती है और इस गरीबी से भी बाहर निकल सकती है। जो बातें कभी उसे चुभा करती थी, अब उन बातों से उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब वो अपनी पुरानी लाइफ वापस लेने वाली थी और इस बार कोई चीज या कोई इंसान उसके रास्ते में नहीं आ सकता था। तान्या बहुत कॉन्फिडेंट थी। तभी तान्या ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूं। क्या तुम्हें अपनी दीदी पर भरोसा नहीं? बाय द वे प्रखर, तुम बताओ तुम्हें किस टाइप की जॉब करनी है? तभी पूरी एक्साइटमेंट के साथ प्रखर उससे बताता है, दीदी मैं ना कंप्यूटर साइंस में एक डिग्री ले रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई इंटरनेट कंपनी ज्वाइन करने का प्लान किया है। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये कंपनी ओबरॉय कंपनी तो नहीं होगी, पर ठीक ठाक तो ढूंढ ही लूंगा। उस समय ऑनलाइन बिजनेस में ओबरॉय कंपनी शहर की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी थी। पहले ओबरॉय कंपनी सिर्फ होटल्स या फिर रियल एस्टेट का काम करते थे, पर आदित्य ने उनका बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस से बढ़ाकर इंटरनेट कंपनी खोल ली थी, जो उस समय सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी बन चुकी थी। काइंड ऑफ बिजनेस एक्सपांशन ही समझ लीजिए। उसकी एक्सपर्ट लीडरशिप के अंडर आज ओबरॉय कंपनी बहुत आगे जा चुकी थी। आदित्य ओबरॉय का नाम देश के टॉप 10 आदमियों में से एक होता था और उसे बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता। आफ्टर ऑल इतनी कम उम्र में इतने बड़े अचीवमेंट आखिर हर किसी के हाथ नहीं लगते। ये सब सोचकर तान्या ने उसे समझाते हुए कहा, ओबरॉय कंपनी के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। इसलिए तुम्हारी तरह एस्पायरिंग प्रोग्राम्स के लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है तुम्हें तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। तान्या ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद ये बात प्रखर पर दूसरी तरह रिएक्ट कर गई। प्रखर ने गुस्सा होते हुए उसे जवाब दिया, ये तो मेरे मरने के बाद ही हो सकता है। उन्होंने आपके साथ इतना सब कुछ बुरा किया, मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं उस कंपनी में काम करूं जहां ऐसे लोग रहते हैं। तान्या मुस्कुराई और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहोगे और तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें वहां जाने के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगी। फ्यूचर में हम अपनी खुद की एक छोटी सी इंटरनेट कंपनी खोलेंगे, वहां चलेगा? तान्या ने बात संभालते हुए कहा। प्रखर तान्या की इस बात से काफी खुश था और एक्साइटमेंट के साथ उसने कहा, दीदी मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ, आप मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको एक दिन जरूर प्राउड फील करवाऊंगा, देखना आप। प्रखर की बातें सुनकर तान्या को यकीन होता है कि उसका भाई एक दिन जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। तान्या हमेशा प्रखर का साथ देना चाहती थी। उसके साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ तो वो उसके साथ रहेगी हमेशा। अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में हमेशा वो उसे संभालना चाहती थी और उसने ऐसा किया भी है और आगे करने की इच्छा भी है। जब तान्या प्रखर से रात भर बात करती रही, उस समय आदित्य उसे बाहर दर-बदर ढूंढता रहा। हालांकि वो उसे 2 घंटे से उसे वहीं ढूंढ रहा था, पर उसका फिलहाल कोई फायदा ही नहीं था। उसने हर जगह तान्या को ढूंढा, पर तान्या मिलती कैसे? तान्या तो अपने उस घर में थी जिसके बारे में आदित्य को कोई अंदाजा भी नहीं था। शायद वो पागलों की तरह इस तरह उसे ढूंढ रहा था कि उसे इस बात का एहसास हुआ। और ये एहसास तब हुआ जब अनु ने उसे कॉल किया और पूछा, आदित्य तुम सो रहे हो क्या? डेली रात में आदित्य को कॉल करना
अनु की आदत बन चुकी थी, पर आदित्य को उससे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उसकी रूटीन लाइफ के बारे में वो बार बार सुनने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखता था। इसलिए उनके लेट नाइट कॉल्स हमेशा हेलो और गुड नाइट पर ही खत्म हो जाते थे। आदित्य ने बिना इंटरेस्ट दिखाते हुए उससे पूछा, नहीं, मैं अभी भी जाग रहा हूँ, तुम्हें बात करनी थी। उतने में अनु ने कहा, आरफ कैसा है? वो कल लंच के टाइम कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अनु ने झूठी केयर दिखाते हुए पूछा। वो जानती थी कि उसे वहां होने से आरफ को प्रॉब्लम हो रही थी। अपनी इमेज बचाने के लिए वो ये सारा दिखावा कर रही थी और ऐसा दिखा रही थी जैसे उसने सब कुछ नोटिस ही नहीं किया। आदित्य ने कटा सा जवाब दिया। उसने कहा, हाँ वो ठीक है, अभी सो रहा है। चैप्टर 9 रिजेक्शन। आदित्य ने अनु को टका सा जवाब दिया था, ये कहकर कि आरफ घर पर है और वो सो रहा है। अनु भी अपना मतलब साधने में लगी हुई थी। उसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उसे आरफ और आदित्य के परिवार वालों की बहुत चिंता है और इसे दिखावे को आगे बढ़ाते हुए अनु ने अपनी आवाज में खुशी दिखाते हुए कहा, अच्छा, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत लेट हो गया है आदित्य, तुम भी जाकर सो जाओ। आदित्य ने फिर उसे बेरुखी से जवाब दिया। उसने कहा, ओके, गुड नाइट। अनु ने प्यार से कहा और ये बोलकर फोन रख दिया। आदित्य ने फोन रखकर साइड में गाड़ी लगाई और एक सिगरेट जलाई, लेकिन अचानक से स्पीड से आती हुई एक गाड़ी उसके बिल्कुल पास से गुजरी। उसने खुद को संभाला और बड़बड़ाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तान्या अचानक यूं गायब हो गई? उसे ढूंढना कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, बच्ची थोड़ी है, अपना घर खुद ढूंढ सकती है। आदित्य को वाकई में बहुत चिंता हो रही थी इस बात की कि आखिर तान्या चली कहाँ गई, वो कैसे इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है और ऐसा हुआ क्या है। इन सारे सवालों में आदित्य कहीं उलझ कर रह गया था। सच कहूं तो आदित्य को बहुत फिक्र हो रही थी तान्या की। वो जानना चाहता था कि ऐसा क्या हो गया तान्या के साथ पिछले कुछ सालों में जिसकी वजह से वो आज इन हालातों में फंस गई है। वो पूरी रात दर बदर तान्या को ढूंढता रहा। उसे ढूंढने के लिए शायद ही ऐसी कोई गली चौबारा हो जहां आदित्य ने उसे ढूंढा ना हो। उसने हर उस जगह पे तान्या को ढूंढने की कोशिश की जहां उसे लगा था कि तान्या मिल सकती है। उसने शहर की ऑलमोस्ट सारी जगहों पर चेक कर लिया, पर तान्या का कहीं कोई अता पता ही नहीं लगा। ऐसे सिचुएशन में आदित्य करता भी क्या? जब उसे तान्या का कहीं कोई अता पता नहीं चला तो उसने अपनी कार घुमाकर घर वापस जाने की कोशिश की, पर सेफ्टी के लिए उसने तान्या की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता लगाने के लिए कुछ लोगों को बोल दिया। एटलीस्ट इससे उसे इतना तो पता चल जाएगा कि वो जिंदा है, कहाँ है, कैसी है, और उसे फाइनली ये भी पता चल जाएगा कि आखिर पिछले कुछ सालों में उसके साथ हुआ क्या था। उसे ये जानना था कि वो औरत जिसे तलाक के बाद जिंदगी गुजारने के लिए इतने पैसे मिले थे, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सुबह ही आदित्य को तान्या के पिछले 3 सालों की जिंदगी के बारे में पता चल गया, लोगों को जो काम पे लगा रखा था। और जब शहर में आदित्य ओबरॉय को एक काम देते हैं तो वो शहर काम में लग जाता है। आदित्य को तान्या के पिछले 3 सालों की जिंदगी का पता चल चुका था। डिवोर्स के बाद ही वो अपने चाचा के साथ रहने चली गई थी। फैमिली कनेक्शन की वजह से उसे पता चला कि उसके चाचा का एक बेटा था और वो तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे। उनकी लाइफ में बहुत बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब उन्हें पता चला कि उसके चाचा यानी कि राजेश आहूजा को एक किडनी की बीमारी है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए तान्या को बहुत सारी जॉब करनी पड़ी
उसने अपने आप सारा टाइम एक मजदूर की तरह काम करने में निकाला, जैसे किसी घर में साफ सफाई या बर्तन धोना या किसी होटल में वेट्रेस का काम करना। हालांकि कमजोर और बहुत गरीब दिखने की वजह से हर जगह से उसे परेशान किया जाता और खुद से दूर रखा जाता था। इसलिए उसकी कोई भी जॉब 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकी। पिछले 3 सालों में एक काम से दूसरे काम पर जाने की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी वो। उसका ध्यान अपने आप पर नहीं, सिर्फ उसके चाचा पर था, ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके और उनके ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा सके। आदित्य उससे अपनी कल की मुलाकात को लेकर अभी तक हैरान था। वो सोच रहा था कि उनके डिवोर्स के बाद वो अचानक से इतनी एजेड कैसे हो गई। वो उसे ढंग से पहचान भी नहीं पा रहा था। अगर वो कल उससे नहीं मिलता तो शायद उसे कभी पता नहीं चलता कि वो किस दर्द में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। पर एक बात तो थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी कि उससे डिवोर्स के बाद जो उसने इतने सारे पैसे दिए थे, तान्या को जब इतने सारे पैसे मिले थे, उसने उसका यूज क्यों नहीं किया। पैसे इतने पर्याप्त थे कि उसे चाचा का ऑपरेशन आराम से हो जाता, तान्या को एक ठीक ठाक जॉब भी मिल जाती। फिर तान्या ने क्यों उसका यूज नहीं किया। वो जानता था कि तान्या पैसे ज्यादा खर्च नहीं करती थी, और अगर करती भी थी तो इतना सारा पैसा इतनी कम समय में कहाँ चला जाएगा यार। क्योंकि इतने सारे पैसे इतने कम समय में खर्च करना एक्चुअली इम्पॉसिबल था। आदित्य अपनी चेयर पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आराम से बैठा था। कुछ सोच रहा था शायद। उसे लग रहा था कि जैसे अभी भी कुछ बातें हैं जो उसे पता नहीं है। वो इन दोनों कड़ियों को आपस में मिला नहीं पा रहा था। अब भी सब कुछ जानते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो वो नहीं जानता था। जब आदित्य डाइनिंग रूम में आया तो उसकी पूरी फैमिली ऑलरेडी वहां बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। आरव सबसे पहले उठा था क्योंकि पिछली रात वही सबसे पहले सोया भी था। इसलिए जब आदित्य ब्रेकफास्ट के लिए वहां पर आया, तब तक वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था। तभी आदित्य ने अपनी मेड को ऑर्डर देते हुए कहा, आप एक काम कीजिए, आज आप आरव को स्कूल छोड़ आए। मेड ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, ओके सर। वो आरव का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। मिसेस ओबरॉय ने अपना ब्रेड टोस्ट खाने से पहले आदित्य से पूछा, आदित्य, कल तुम अचानक वहां से यूं चले क्यों गए थे? तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारे लिए ही वहां गए थे। तुम ऐसे कैसे अपने पेरेंट्स को ऐसी अजीब सिचुएशन में छोड़कर जा सकते हो? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है या नहीं? आदित्य ने अपनी माँ को देखकर उन्हें जवाब दिया, माँ, मैंने आपको कॉल करके बताया था ना कि आरव की तबीयत ठीक नहीं है। बाय द वे मॉम। इतना बोलते ही आदित्य के सारे सवाल उसके गले में ही अटक गए। मिसेस ओबरॉय ने उससे प्यार से पूछते हुए कहा, हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे? बाय द वे मॉम के आगे? आदित्य ने अपनी बात पूरी करते हुए उनसे पूछा, क्या हमारे डिवोर्स के बाद तान्या ने वो पैसे लिए थे? आदित्य बहुत सीरियस था इस मामले में, और होता भी क्यों नहीं, उसे अपने सवालों के जवाब जो चाहिए थे। आदित्य की ये बात सुनकर वो लिटरली शॉक हो गई। खाते खाते उनका हाथ एकदम से रुक गया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आई गेस उनके लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था। उनके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर ही आदित्य समझ गया कि उसके सवाल का जवाब ना है।
जितना शौक मिसेस ओबरॉय को लगा था, उससे डबल शौक आदित्य को लगा ये बात जानकर कि उसके दिए हुए पैसे तान्या ने कभी लिए ही नहीं। उसने कहा, अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो इसी सोच में था कि उन पैसों के साथ वो आराम से रह रही होगी, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं जाकर उसे एक बार देख आऊं। और अगर मैं कल उससे नहीं मिलता तो शायद मुझे कभी इस बारे में पता ही नहीं चलता कि वो किस हाल में है। आदित्य इस वक्त बहुत खफा था। मिसेस ओबरॉय से तो था ही, लेकिन अपने आप से उससे ज्यादा। आदित्य की ये सब बातें सुनकर उसकी मां को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उससे कहती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने खुद ही कुछ लेने से मना कर दिया था। आदित्य झुंझला कर कहता है, पर आप मुझे तो ये सब बता सकती थी ना, मुझे क्यों नहीं बताया? मिसेस ओबरॉय ने इस सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, पर मैं तुम्हें ये सब क्यों बताती? उसका डिवोर्स के बाद ओबरॉय फैमिली से कोई लेना देना नहीं था, और ये अच्छा है कि बिना किसी प्रॉब्लम के उसके सारे रिश्ते हमारी फैमिली से टूट गए। और मैं तो कहूंगी कि अगर उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए तो ठीक है, मत लेने दो। बहुत अकड़ है ना उस पे, तो रहने दो उसे उतनी अकड़ के साथ। तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? चैप्टर 10, दरवाजे पर दस्तक। मिसेस ओबरॉय ने गुस्से में और झुंझला कर ये कह तो दिया कि तान्या ने पैसे नहीं लिए और वो दूर हो गई उनकी फैमिली से। इस बात से मिसेस ओबरॉय तो बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि अगर नहीं चाहिए उसे हमारी हेल्प तो ठीक है, और ये बोलकर उन्होंने अपनी बात को मानो विराम से दे दिया। तभी आदित्य धीमी आवाज में उनसे बोलता है, जो भी हो, तान्या आज भी आरव की माँ है। माना आज हम दोनों लीगली मैरिड नहीं हैं, पर मैं उसकी ऐसी हालत देखकर आंखें तो नहीं बंद कर सकता ना। आदित्य को अंदर तक इस बात का सदमा पहुंचा था कि जाने अनजाने तान्या की इस हालत का जिम्मेदार वो भी है। उसने कभी पलटकर तान्या को नहीं देखा, ये सोचते हुए कि डिवोर्स के लिए उसने एलिमनी मनी बहुत ज्यादा दिया था, इससे आराम से तान्या अपनी जिंदगी बिता सकती है। आदित्य आज भी तान्या को आरव की मां के रूप में देखता था और उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। उसने प्यार से अपनी बात तो रख दी मिसेस ओबरॉय के सामने, लेकिन मिसेस ओबरॉय को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने आदित्य को घूरते हुए उससे कहा, ये उसका डिसीजन था, उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए थी। तुम खुद भी उसके अजीब और जिद्दी एटीट्यूड को अच्छे से जानते हो, है ना? जब से वो ओबरॉय फैमिली में आई थी, हमारी लाइफ में से प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही थी। अब वो अपनी गलती कभी नहीं मानती थी और बाकी लोगों से भी बात करने से मना कर देती थी। वो चाहती थी कि बस हम उसकी उंगलियों पर नाचें और उसके आगे पीछे इस घर में घूमते रहें। मैंने एक बार उसे हेल्प ऑफर करके उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, पर उसने मना कर दिया। और हम यहाँ कोई चैरिटी नहीं चलाते हैं, ठीक है? मैं उससे मेरी मदद लेने के लिए भीख तो नहीं मांग सकती थी। मिसेस ओबरॉय ने गुस्से में सही, लेकिन अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी। उन्होंने तान्या को एक मदद ऑफर की थी, लेकिन तान्या ने अपने नेचर की वजह से उनसे मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। आदित्य ने फिर से इस बात को संभालते हुए कहा, जो भी हो मॉम, आपको मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। आदित्य, तुम्हारी उससे शादी शुरू से ही एक बहुत बड़ी गलती थी। तुम्हारे पापा ने बिना सोचे समझे उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दी। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए उस घटिया औरत के साथ रहना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। ये तो भगवान का शुक्र है कि उसने खुद ही डिवोर्स मांग लिया। और अब
मैं उसे हमारी फैमिली में वापस आने का कोई मौका नहीं देना चाहती। और वो कोई छोटी सी बच्ची या कोई अनपढ़ गंवार औरत नहीं है जो भूख से मर जाएगी। इस बात को तुम जितने जल्दी समझ लो उतना बेहतर होगा। आदित्य 2 मिनट तो शांति से उन्हें सुनता रहा, पर वो भी बोल उठा। उसने कहा, ये सच है, पर वो कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रही है माँ। और जब ये सच आरफ के सामने आएगा तो वो उनसे नफरत करने लगेगा। आदित्य मन ही मन बस यही बात सोच रहा था कि आरफ को क्या लगेगा, आरफ पर क्या बीतेगी। और ये बात सच भी तो थी। तान्या कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रही थी। तान्या स्ट्रगल कर रही थी। आदित्य उसकी मदद कर सकता था, लेकिन आदित्य को कभी उसकी मां ने बताया ही नहीं। ब्रेकफास्ट आने तक का इंतजार किए बिना आदित्य खड़ा हुआ और कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। आज उसकी बातों में बातें कम और गुस्सा या नाराजगी ज्यादा नजर आ रही थी। मिसेस ओबरॉय ने कहा, पर तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। उसे पीछे से आवाज लगाते हुए मिसेस ओबरॉय रोकने की कोशिश करती है। आदित्य बिना उनकी तरफ